man of mass 50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 मीटर above the floor। ये हमारे पास मान लो फ्लोर है, ठीक है, और इस फ्लोर से 10 मीटर की हाइट पर यहाँ पर एक पर्सन है, इसका खुद का मास है 50 kg और कोई ग्रेविटी नहीं, तो जी जीरो माने यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है, ही थ्रोज ए स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसने क्या किया, यहाँ से एक 0.5 kg के एक मास को नीचे फेंका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस पर अगर इसने नीचे एक्शन किया है तो इस पर खुद पे ऊपर होगा रिएक्शन। तो ऐसे में पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एम तो है नहीं यहाँ पे, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर इसने स्टोन को नीचे फेंका तो ये ऊपर रिकॉल करेगा किसी वेलोसिटी v से। आपसे बोला व्हेन द स्टोन रीच द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो जरा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से इसकी रिकॉल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो था, बाद में जब इसने नीचे की तरफ इस स्टोन को फेंका तो स्टोन का मोमेंटम तो नीचे कितना हो गया हमारे पास 0.5 इंटू 2 माइनस जे कैप। ठीक है, और मैन का खुद का हो जाएगा 50 इंटू वी। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बन जाएगा हमारे पास 1। तो वी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/50 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से ही इसने ऊपर की तरफ कितने से 1/50 से रिकॉइल किया है। अब इसने बोला है कि जब स्टोन हमारे पास ग्राउंड पर पहुंचेगा तो स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी से 5 सेकंड, क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं। ठीक है, तो 5 सेकंड में ये मैन ऊपर कितना राइज कर जाएगा, तो मैन की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आ गया 0.1 मीटर। ठीक है, तो जब हमारे पास स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम मैन ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, ऑलरेडी ये हाइट 10 मीटर थी ही, साथ में 0.1 और ऊपर चला गया तो 10.1 मीटर पे ऊपर होगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, ये हमारे पास मान लो कोई सर्कुलर डिस्क है, इस पूरे का जो मास है वो है 9m और इसकी रेडियस है r। आगे बोला है इससे हमने एक डिस्क को कट कर दिया जिसका खुद का मास m है, रेडियस r/3 है, रिमूव कॉन्सेंट्रिकली। यहाँ से हमने इसमें कॉन्सेंट्रिकली एक अलग से डिस्क कट करके निकाल ली जिसका खुद का मास तो m है और रेडियस गिवन किया हुआ r/3। The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center। तो सेंटर से पास होने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग पार्ट का आई पूछा है। तो अपन क्या करें, पहले पूरी डिस्क का आई कितना था इस एक्सिस के अबाउट, ये था m r²/2। अब इसी एक्सिस के अबाउट इतना जो पार्ट है वो हटा दिया। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट इतने पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो गया। तो आपको क्या करना है, नए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इनिशियली जो था उसमें से इस कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह सब्ट्रैक्ट कर देना सेम एक्सिस के अबाउट। क्लियर, तो इस एक्सिस के अबाउट इस कटे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा हमारे पास, इसका मास इसकी रेडियस का स्क्वायर/2। क्लियर, ये दोनों ओ एक्सिस ही हैं सेम, बस मैंने अलग अलग बना दिए। ठीक है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा m r²/18 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 18 एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा 81 माइनस 1 m r²। तो ये आ गया 80/81। अब 80/81 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, 80/18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 40/9 m r²। तो कटे हुए पार्ट का ये जो पार्ट हमारे पास बच गया है इस वाले पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 40/9। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट होता है जहाँ पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे अपन ये मान सकते हैं पूरा का पूरा वेट लग रहा है। ठीक है, और रियलिटी में दोनों के दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी स्पेस में जी अगर यूनिफॉर्म हो जाए तो ऐसे में दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही पॉइंट पे भी आ जाते हैं। ठीक है, अगले में क्या बोला है, सेंटर ऑफ द मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इफ द अर्थ इज अज्यूम्ड टू हैव इन्फिनिटली लार्ज रेडियस। ठीक है, अब अर्थ की रेडियस को इन्फिनिटली मानने का मतलब क्या है कि हम अर्थ के सरफेस पर ही बैठे हुए हैं। क्लियर, अर्थ के सरफेस पे अगर बैठे हुए हैं तो अपन को इसकी जो है एकदम कर्वेचर जो वो इन्फिनिटली एकदम प्लेन नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा हमारे पास। क्लियर, फ्लैट नजर आ रहा है मतलब हम अर्थ के सरफेस पे हो गए। ठीक है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इन्फिनिटी हो गई। अब अर्थ के सरफेस पे अगर अपन है तो जी यूनिफॉर्म है, और जी अगर यूनिफॉर्म है तो ऐसे में अपन दोनों को कोइंसाइड करते हुए मान सकते हो, तो ये बात सही है। आगे बोला है टू इवैल्यूएट द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन बॉडी एंड एक्सटर्नल पॉइंट, कि ये कोई भी बॉडी है उसकी वजह से किसी आउटर पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशन फील्ड अगर उनको फाइंड करना है तो एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी
कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। बिल्कुल इसने क्या बोला है कि अगर मेरे को बाहर इस बॉडी की वजह से अगर यहाँ पे अगर मेरे को ग्रेविटी से फील्ड निकालना है तो इस पूरे के पूरे मास को हटा के मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखा हुआ मान सकता हूँ। ठीक है, इस पूरे के पूरे मास को हटा के अपन सेंटर ऑफ मास पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखा हुआ मान सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो लगता है हमारे पास पॉइंट मास के लिए। क्लियर? और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को सेंटर ऑफ मास पर रख के फिर फोर्स निकालो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। आगे बोला है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एक्सिस। ठीक है, ये कोई भी बॉडी है हमारे पास किसी एक्सिस के अबाउट, इसकी अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूं तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो बिल्कुल ये गलत बात है, हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि रोटेशन एक्सिस के अबाउट अपन ने बॉडी का क्या निकाला, आई निकाला। ठीक है, तो यहाँ से मास इंटू जो भी इफेक्टिव ये वाली टर्म बन रही होगी, मास के साथ में जो भी ये जो रेडियस का स्क्वायर बन डिस्टेंस का स्क्वायर बन रहा होगा, इसके रूट को अपन रेडियस ऑफ गायरेशन बुलाते हैं। तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस के ही बराबर हो। तो इसमें केवल ए और बी करेक्ट होंगे, मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega। ये हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, मास m है, रेडियस स्मॉल r है और अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, आगे क्या बोला है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग नाउ रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी। अब नई वाले क्या होगी कि हमने क्या किया, धीरे से इसकी रिम पर यहाँ पे भी एक स्मॉल एम पार्टिकल चिपका दिया, यहाँ भी कहीं मान लो स्मॉल एम पार्टिकल चिपका दिया। ठीक है, अब जेंटली अगर इस पर अगर इसको जेंटली अगर प्लेस किया गया तो इसमें कोई टॉर्क तो लगाया नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो अबाउट ओ मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना था हमारे पास, आई ओमेगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट शुरुआत में रेस्ट पर रहेंगे दोनों पार्टिकल, तो उनका एंगुलर मोमेंटम तो कुछ है नहीं, बाद में पूरा सिस्टम कंबाइंड घूम रहा है। जैसे में नया एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा नया मोमेंटम अपना चाहिए। तो रिंग का तो अभी भी कितना है हमारे स्क्वायर, साथ में दो पार्टिकल का कितना हो जाएगा 2m r स्क्वायर, क्योंकि उनकी भी रोटेशन एक्सिस डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई, इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, एम आर स्क्वायर बराबर m प्लस 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो यहाँ से नया ओमेगा डैश जो आएगा दैट इज m ओमेगा अपॉन में m प्लस 2m, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2009 में भी सेम सवाल एज इट इज आया हुआ, उसका भी सेम ही आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, पूरा आइडेंटिकली सवाल है सब कुछ। आगे बोला एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट द राइट एंगल टू ईच अदर, दीज 2 आर 1 kg, फर्स्ट पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 एंड 2 kg सेकंड पार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 8, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी 4 दे रखी है और थर्ड पार्ट का मास पूछा। तो देखो शुरुआत में पूरा सिस्टम हमारे पास रेस्ट पे, अब जब ये एक्सप्लोड हो गया तो बोला गया है कि एक जो मास है हमारे पास 1 kg का, ठीक है, वो इधर गया मान लो 12 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा जो 2 kg का वो इसके परपेंडिकुलर गया कितने से, 8 मीटर पर सेकंड से। तो वो शुरुआत में मोमेंटम जीरो था, तो एक्सप्लोजन के केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो भी एम मास का रहा है वो इस तरीके से जाएगा कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही रहे जो पहले था, पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? तो वो इधर कहीं गया होगा मान लो किसी वेलोसिटी बी से, जो कि देवी रखा है अपन को 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो बस मोमेंटम कंजर्व कराए थे यहाँ पर। तो टोटल मोमेंटम को जीरो होने के लिए 1 और 2 kg का जितना टोटल मोमेंटम आएगा उतना ही इस थर्ड पार्टिकल का अपोजिट में रहा होगा। तो एक बार मैं इन दोनों का सम कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, इसका मोमेंटम है इधर m इंटू वी से 12 और इसका हो जाएगा इधर 16। तो इन दोनों का सम बनेगा इधर की तरफ हमारे पास 20। क्लियर है? तो इन दो पार्टिकल्स का सम अगर इधर 20 है तो इसके तो थर्ड पार्टिकल का जस्ट अपोजिट में होगा हमारे पास m इंटू उसकी वेलोसिटी थी v। तो यहाँ से मास की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है 5 kg रही होगी, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। If F is the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of the force about the origin, then इनमें रिलेशन पूछा हो तो सिंपल यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की एक वेक्टर प्रॉपर्टी को काम में लिया गया है। आपसे बोला गया कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल है, मान लो हमारे पास यहाँ, उस पर फोर्स लग रहा है F, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क की वैल्यू अपन को पता है R क्रॉस F होती है, जहाँ R होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजिशन वेक्टर। क्लियर? और साफ साफ ये भी पता है हमको प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो इंडिविजुअल वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगा और इंडिविजुअल वेक्टर एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसे में टॉर्क का आर के साथ टॉर्क का एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो बनेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। फॉर आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फॉर्म ए स्क्वायर फ्रेम। ये हमारे पास आइडेंटिकल रॉड्स हैं, थिन पतली रॉड है, सिलेंडर नहीं है,
ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर बना रहे हैं, हर एक का मास m है और एक की लेंथ भी l है। मोमेंट ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, इस फ्रेम का सेंटर यहाँ कहीं हो गया, इससे पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस लेना, इसके अबाउट आई अपन को फाइंड करना है। क्लियर? तो सिमेट्री से अपन किसी भी एक रॉड का निकाल करके बस 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अपन को ये आई नॉट फाइंड करना है। इस एक्सिस के अबाउट बात करें, इस एक्सिस के अबाउट इस इंडिविजुअल रॉड का कितना होता है हमारे पास, आई सेंटर ऑफ मास दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इनके बीच का सेपरेशन एल बाई 2 हो गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो अगर आई नोट अगर मैं लिखूँ तो वो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और इतना ही हमारे पास बाकी रॉड्स का भी होगा, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई 4/3 एम एल स्क्वायर। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू बॉडी मास 1 kg एंड 3 kg है पोजिशन वेक्टर दिस, और बोला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला लगाना है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2, बस वैल्यू रख दो इन सबकी, सीधा आंसर आ जाएगा। m1 है 1, r1 है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है, m2 है 3 और r2 है हमारे पास माइनस का 3i कैप माइनस का 2j कैप एंड प्लस का k कैप अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा 4। सॉल्व कीजिए, यहाँ से i और यहाँ से माइनस का 9i, ये हो गया हमारे पास माइनस का 8i, यहाँ से 2, यहाँ से माइनस का 6, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4j, यहाँ से k और यहाँ से प्लस का 3k, तो ये हो जाएगा 4k बाई 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ द सर्कुलर रिंग ईच ऑफ द सेम मास एंड रेडियस अबाउट देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस। तो देखिए, जब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास डिस्क है, अपने इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे में डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, ये जो टर्म है ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो डिस्क की इस एक्सिस की अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, इस टर्म का रूट, मीन्स r बाई रूट 2। सिमिलरली रिंग के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अपने एक्सिस के अबाउट, तो वो हमारे स्क्वायर आ जाएगा, सेम मास और रेडियस के लिए। तो रिंग की अपने इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी, इस टर्म का रूट, दैट मीन्स r। अब इनका रेशियो अगर पूछा तो ये साफ साफ नजर आ रहा है 1/√2, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A thin rod of the length L and mass m is bent at its midpoint into two halves so that angle between them is 90 डिग्री। कि हमने क्या किया, इस रॉड को इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर दिया। पूरी रोड का मास m है, लेंथ l है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंड रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाय द टू हाफ्स। ठीक है, तो यहाँ से इस बाइंडिंग पॉइंट से इस पे प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्लियर? साफ साफ अपन बोल सकते हैं इसका सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। क्यों? क्योंकि अगर ये रोड है हमारे पास, ठीक है, अपने इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। अब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सेम रखते हुए अगर इसको बेंड कर दिया जाए तो ऐसी बन जाएगी, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करके रखना चाहो तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? पूरी रोड का मास अगर एम है तो ये हो जाएगा एम बाई 2 और इसकी लेंथ हो जाएगी एल बाई 2। क्लियर? बस इसका डबल कर देंगे अपन। तो इस वाली रॉड का अपने ये हो गया एच, एच के वर्ड कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, इसको बस 2 से मल्टीपल कर दो, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, एम एल स्क्वायर बाई 12। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर आ रहा है। अभी एज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी ये दे रखी है, और 2 सेकंड के बाद बोला कितने एंगल घूम जाएगा। सीधा इक्वेशन मोशन लगाए थे कि किसी भी टाइम टी में घूमा हुआ एंगल होता है हमारे पास ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा इनिशियल दे रखा है 2, टाइम भी 2 है, अल्फा है हमारे पास 3, टाइम भी हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 10 रेडियन। तो ये 2 सेकंड में 10 रेडियन घूम जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A particle of mass m moves in xy plane with a constant velocity v along the straight line AB। कि हमारे पास एक पार्टिकल और एक वेलोसिटी v से इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाया जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम पूछा है ओरिजिन के अबाउट, जब वो ए और बी पर है तो उनकी कंपैरिजन क्या होगी। देखो, एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी लिख सकते हैं ऑब्जर्वर के अबाउट, या हमारे पास पी का मैग्नीट्यूड और पी के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखो, मोमेंटम तो हमेशा इस ए बी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, कितना रहेगा, एम बी। तो अपन को आर का इंडिविजुअल कंपोनेंट लेने की बजाय, आर की पूरी वैल्यू लेने की बजाय आप क्या करो, आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो मोमेंटम के, तो ये बन गया आर परपेंडिकुलर। अब जैसे जैसे पार्टिकल आगे ट्रेवल करेगा तो इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर ये जो आर परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं होने वाला। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर कॉन्स्टेंट है, पी परपेंडिकुलर
पी जो है वो भी कांस्टेंट है, और रोटेटिंग इफेक्ट ओरिजिन की अबाउट वो क्लॉकवाइज में आएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये चेंज ही नहीं होने वाला। तो एट एनी पॉइंट एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला हुआ है हमारे पास कि वर्टिकल प्लेन में एक रॉड है, और इस रॉड को अगर रिलीज कर दिया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे इसको रिलीज करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे इसका लगेगा mg, और केवल mg इसको घुमाने वाला टॉर्क देगा, तो ऐसे में टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी mg इंटू एल बाई टू, और वो हो जाएगा आई अल्फा से एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा के बराबर। तो साफ साफ यहाँ से अल्फा नजर आ रहा है 3g/2l, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी द करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक सवाल और आया हुआ सेम टू सेम, यहाँ पे 66 जो है हमारे पास 2006 में, इसका भी सेम ही आंसर होगा 3g/2l। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, ये हमारे पास डिस्क है एम मास आर रेडियस की, अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर, ये जो डायमीटर है इसको तो टच कर रहा है, एंड नॉर्मल टू द डिस्क, और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एक्सिस है, इसकी ऊंचाई बताना है। तो अपन को पता है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले इस एक्सिस के अबाउट होता है इसका एम आर स्क्वायर बाई टू। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर। Two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their rotation kinetic energy are equal, then angular momentum का रेशो पूछा है। तो देखो किसी रिजिड बॉडी के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए अपन क्या ले सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है अंडर 2I के, जहाँ पे के है ट्रांस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि क्वेश्चन में हमको इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम बोली है, तो ऐसे में इनके एंगुलर मोमेंटम का रेशो जो है वो सीधा सीधा रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो आ जाएगा, जो कि दे रखा आई और 2I, तो रेशो आ जाएगा 1/√2, फोर्थ ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क, कि ये डिस्क है, इसके एज से पास होना नॉर्मल के अबाउट, ये थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया, क्या आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बस एम आर स्क्वायर ऑर्डर कर दो तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा रोटेशन मोशन का सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंप्लीट पी/क्यू जो है वो डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपन एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है बेटा, तब तक सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सभी को गुड लक, थैंक यू।